हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी माध्यम के डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं समांतर शर्मा यूपीएससी हिंदी माध्यम पर आप सभी को वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करवा रही हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी रिगार्डिंग हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ज्वार भाटा किसको कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अक्षांश और देशांतर किसको कहा जाता है, अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती है, कि किस प्रकार से इनका निर्धारण किया गया है और इनका निर्धारण क्यों किया गया है, क्या वास्तविकता में इनका कोई महत्व है या नहीं है, या फिर सिर्फ ये काल्पनिक महत्व रखती है। तो ये सभी कुछ आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित आपके किसी भी प्रकार के डाउट आज के क्लास में क्लियर होने वाले हैं, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो में अंत तक बने रहना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देती हूँ अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा किसको जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है हमारी अर्थ जो कि हम डे 1 से पढ़ रहे हैं क्या है, तो इस प्रकार से कुछ क्या है, लगभग गोलाकार लेकिन लघ्वक्षाकार है। ठीक है भाई, इसको इसकी जो जियोइड इसकी आकृति है वो कैसी है, जियोइड है, यानी कि भू आब इसकी आकृति जो है इसको भू आब कहा गया है। ठीक है, या लघ्वक्षाकार भी इसको कहा गया है। ठीक है, लघ्वक्षाकार या फिर संतरे के आकार की इसको कहा गया है। ठीक है, कि एक ऑरेंज के भांति इसकी शेप है किसकी, पृथ्वी की। अब ऑरेंज कैसा होता है, ऊपर से चपटा होता है, नीचे से भी चपटा होता है, यानी उत्तर और दक्षिण से चपटी है, और यहाँ और ऑलमोस्ट क्या है, लगभग गोलाकार उसकी आकृति है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये तो चीजें क्लियर है। अब ये ऊपर और नीचे से क्या है, चपटी है, मतलब ध्रुवों पर क्या है, ये क्या है, इसके ध्रुव है। क्या है ये, इसके ध्रुव है। इसको कहा जाता है क्या, उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं नॉर्थ पोल, बिकॉज हमारे चैनल पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी है, तो दोनों के लिए ही क्या है, ये क्लास यूजफुल है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका साउथ पोल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ये क्या है, चपटी है। अब देखो एक चीज मैं आप सभी की क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली बात, जब हमने भूगर्भिक समय में आपने पढ़ी थी तो हमने क्या चीज पढ़ी थी, जो मतलब जो पृथ्वी में जो आए गए जो चेंजेस है ना, उनको विभिन्न कालों के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। यानी हर एक काल में कि पर्टिकुलर शुरुआत में अर्थ कैसी थी, फिर अर्थ में क्या क्या चेंजेस आए, फिर अर्थ में किस प्रकार से, जैसे पहले अर्थ जो है एक एक द्रव की भांति थी, फिर धीरे धीरे वो शीतल हुई, फिर ठोस होने लग गई, ठोस होने के बाद में उसमें जल की विद्यमानता कैसे हुई, तो ये कंप्लीट हमने सीक्वेंस वाइज पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि जब अर्थ किसमें कौन सी अवस्था में थी, द्रव अवस्था में थी। अर्थ किस अवस्था में थी, द्रव अवस्था में थी। द्रव से जब वो शीतल अवस्था में पहुंची, यानी कि वो ठोस जो है रूप लेने लगी, तो ठोस जब रूप ली ना, तो इसमें जो द्रव अवस्था के दौरान जब वो शीतल हुई, उसी वक्त क्या है, अर्थ के अंदर कुछ भारी तत्व थे और कुछ हल्के तत्व थे। ठीक है, कैसे तत्व थे, कुछ भारी तत्व थे और कुछ हल्के तत्व थे। तो इसमें जो भारी तत्व थे ना, वो अर्थ के बीच में मध्य के अंतर्गत जाकर क्या हो गए, यहाँ पर जमा हो गए। ठीक है, तो भारी तत्व कहाँ पर, अर्थ के क्रोड के अंदर, यानी भारी तत्व हम लोग कह सकते हैं, और यहाँ इस एरिया को कहा जाता है क्या, क्रोड कहा जाता है। ठीक है, परत की बात करें तो ये आपकी नीफे परत है एकदम आंतरिक भाग में, जो कि हम विस्तृत रूप से आगे आगामी क्लास जो आपकी आंतरिक संरचना है वो हम पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हम आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत मैं आप सभी को बता दूं तो यहाँ पर क्या है, जो आपके भारी तत्व है पृथ्वी के, वो आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाकर जमा हो गए। ठीक है, अब भारी तत्व में कैसे तत्व थे, तो निकल आ गया, ठीक है, फेरस आ गया, मतलब जो लोहांश की धातु, लोहांश का जिसके अंतर्गत अधिकता थी, ऐसे तत्व यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक मात्रा में आकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाकर जमा हो गए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ये जो भारी तत्व है ना, जिनमें लोहांश की मात्रा अधिक है, इनमें कैसा गुण पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। जैसे मान लो एक चुंबक होती है, मैग्नेट होती है, मैग्नेट किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लोहे की तरफ। तो लोहांश के अंदर भाई मैग्नेटिक गुण है, तभी तो लोहा जो मैग्नेट है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मैग्नेट कहाँ से निकलता है, मैग्नेट भी आपके कहाँ से, अर्थ से ही निकलता है। तो ऐसी धातु है जिनमें चुंबकीय गुण थे,
तो ऐसे तत्व जो है, भारी तत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाकर जमा हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, इस प्रकार से मान लीजिए आपके अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये चपटी है और यहाँ पर भी चपटी है। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं ये मध्य का भाग आ गया आपका, सीमा परत आ गया। ठीक है, अदरवाइज इसको मेंटल भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और ये आ गया आपका क्रस्ट आ गया। ठीक है, ऊपरी भाग ये क्रस्ट या फिर भूपर्पटी, और यहाँ पर आपकी जो परत आ जाएगी वो सियाल परत आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान ये देना है। अब यहाँ देखो सबसे ज्यादा अगर चुंबकीय या गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा कौन से भाग में जाएगी, पाई जाएगी पृथ्वी के, मैं यहाँ पर मान लीजिए बना देती हूँ विषुवत रेखा, मतलब इसको एक बॉल की भांति मानना है। तो यहाँ ये विषुवत रेखीय भाग पर क्या चुंबकीय गुण सर्वाधिक पाया जाएगा? नहीं, यहाँ से तो गोलाकार ही है इसकी आकृति, जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए क्या यहाँ सबसे ज्यादा क्या चुंबकीय गुण पाया जाएगा? पृथ्वी का नहीं पाया जाएगा, यानी कि चुंबकीय गुण से ही क्या, कौन सी शक्ति इसकी जनरेट हुई है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, गुरुत्वीय शक्ति या फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति हम लोग इसको कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ पाई जाएगी? भाई ऐसे स्थान पर पाई जाएगी जो स्थान इस भारी तत्व वाले स्थान यानी क्रोड या निफे या फिर जो आंतरिक भाग है सबसे निकट होगा। कौन सा निकट है भाई? इनके मुकाबले तो ये निकट है कि नहीं, बिकॉज उत्तर में भी चपटी है, दक्षिण में भी चपटी है, तो ये आपका उत्तरी भाग और जो दक्षिणी भाग है यानी कि ध्रुव, तो ध्रुवों पे क्या है, ध्रुवों पे सर्वाधिक क्या पाई जाती है? ध्रुवों पर सर्वाधिक ग्रेविटी पाई जाती है। ठीक है, इतना दिमाग में क्लियर करके चले, तभी सबसे ज्यादा समझ में आएगी कि अक्षांश देशांतर रेखा है। ठीक है, तो ध्रुवों पर क्या है? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है, किसकी? अर्थ की। ठीक है, तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहाँ पर पाई जाती है? आपके ध्रुवों पर। और न्यूनतम कहाँ पाई जाती है? तो न्यूनतम आपके पाई जाती है कहाँ पर? न्यूनतम पाई जाती है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर एकदम न्यूनतम पाई जाती है। अब देखो भूमध्य रेखा का एक और कॉन्सेप्ट आपको ये भी समझना है, इतना तो आप सभी के समझ में आ चुका होगा आई होप। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अदरवाइज नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ उससे पहले आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का सहयोग करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन करेंगे, बिकॉज मुझे जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई ठीक है आप सहयोग करने के लिए आगे बढ़े, अच्छी बात है, मेरे लिए अपार खुशी की बात होगी, लेकिन अगर आप जेन्युइन रहेंगे तभी आप अंत तक तैयारी तक बने रहेंगे। ठीक है, और सीरियसली तैयारी करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, इतना आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद में अगर बात करें तो आपका जो है ना भूमध्य रेखा की बात कर लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे क्या देशांतर और अक्षांश पर। ठीक है, मध्य के अंदर मैंने एक लाइन खींच दी जिसको मैं बार बार यही बोलती हूँ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम लोग इसको कह सकते हैं, अदरवाइज इसका सेकंड नाम हम लोग भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा के अलावा मेडिटेरेनियन लाइन भी इसको कह सकते हैं, अदरवाइज इसको विषुवत वृत्त भी कहा जा सकता है, विषुवत वृत्त या फिर रेखा भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये इतना क्लियर समझ में आ चुका है। अब देखो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? तापमान। ये चीजें मैंने आपको बताई है। ये मान लीजिए क्या है, आपका सूर्य है। अब यहाँ पर सूर्य की सर्वाधिक रोशनी कहाँ पर आएगी? इस एरिया में। ठीक है, और ये मान लीजिए आपकी ये आर्कटिक वृत्त है, इसको क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और इसको कहा जाता है क्या? अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और इसको आर्कटिक वृत्त, इसको कहा जाता है कर्क रेखा, और इसको कहा जाता है क्या? आपकी मकर रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डिग्रीज में भी डिवाइड है क्या? हाँ तो है, तो यहाँ पर ये आ जाएगी आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश हम इसको कह सकते हैं। और ये आ जाएगी मकर रेखा आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, तो सॉरी साउथ लैटिट्यूड, और दिस इज कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पर ये आर्कटिक जो वृत्त है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर आपके 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये आ जाएगा अंटार्कटिक वृत्त आपके 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखो अक्षांश हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ध्यान देना है, मैंने ऐसे बनाया, तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। दाएं से बाएं की जो खींची जाने वाली जो रेखाएं है ना,
वो आप क्या कहलाती है, तो यहाँ पर क्या है, क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये जो कैसी होती है, क्षैतिजीय होती है। कैसी होती है, क्षैतिजीय होती है। ठीक है, क्षैतिजीय होती है। अदरवाइज ये लेटी हुई रेखा है तो इसको हम लोग लैटिट्यूड रेखा भी हम लोग, लाइंस भी हम लोग कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर ये अक्षांश रेखा है आपकी आड़ी खींची जाती है, तो सभी अक्षांश रेखाएं कैसी होगी, अक्षांश, मतलब सभी ये वाली जो दाएं से बाएं खींची जा रही है, पश्चिम से पूर्व खींची जा रही है, तो इनको किस नाम से जाना जाएगा, तो अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाएगा। इतना क्लियर हो चुका है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो अक्षांश रेखा है ना, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो रेखा है ना अक्षांश में, या सबसे जो प्रारंभिक जो बिंदु है वो है जीरो। भाई जीरो से स्टार्टिंग होती है सबकी। आप भी जब स्कूल में जाते थे सबसे पहले आपको बैठना सिखाया जाता है स्कूल में, जीरो से ही शुरुआत हुई है सभी बच्चों की। और देखो एक चीज है, अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। जो टॉपर होता है वो भी जीरो से शुरू करता है, और जो भाई एवरेज होता है वो भी जीरो से शुरू करता है। और ऐसे स्टूडेंट जो सेक्शन सी के अंदर बैठ कर आए हैं, अल्फाबेटिक के अनुसार नहीं, जैसे स्कूल में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि आधे आधे बच्चों को डिवाइड कर दिया और आधे बच्चों को जो है और अच्छे तरीके से उनमें सुधार के लिए, ऐसे नहीं स्कूल का इंटेंशन गलत नहीं होता था, उनमें सुधार आ जाए इसी वजह से कि एक्स्ट्रा अटेंशन उनको दिया जाए। तो इसी वजह से तो ऐसे स्टूडेंट्स उनकी भी जीरो से शुरुआत होती है। ठीक है, तो अपने आप कैसे भी स्टूडेंट्स है, कोई मैटर नहीं करता, आप में आगे बढ़ने का या फिर आप में कुछ करने की विल पावर होनी चाहिए। अपने आप आपका दिमाग, जिस फील्ड में आप दिमाग लगाओगे उस फील्ड में दिमाग चलेगा। ठीक है, सबके ब्रेन सेल्स है आपके, जो न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके दिमाग की जो प्रक्रिया है वो सेम काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन अक्षांश रेखाओं में भी सबसे जो शुरुआत होती है किससे होती है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से होती है। तो 0 डिग्री से अगर हम उत्तर में बढ़ेंगे तो 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया, 6 डिग्री हो गया, ऐसे करते करते 23 डिग्री, फिर 66 डिग्री, फिर यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ तक मान लीजिए आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ तक अगर हम ऐसे चलेंगे तो भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते भी यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। तो यहाँ अक्षांश रेखा है ऊपर की ओर 90 डिग्री, दक्षिण की ओर 90 डिग्री, इतना क्लियर हो चुका है। अब देखो जो अक्षांश रेखा है ना, ये 90 डिग्री हो चुकी है। ठीक है, अब इनमें ध्यान क्या देना है, जो महत्वपूर्ण, जो आपकी एक चीज मैं पहले क्लियर करवा देती हूँ, इस 0 डिग्री के उत्तर वाली जो रेखाएं है या उत्तर वाला पार्ट है, ये उत्तर में आ गया 0 डिग्री के, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। इससे दक्षिण वाला जो गोलार्ध है वो आपका साउदर्न हेमिस्फेयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ चुका है। अब देखो क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, एकदम सर्कल की, ऐसे नहीं, यूं है, यूं है, यूं। ठीक है, और ये भी थोड़ा थोड़ा ये सर्कल टाइप में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे सर्कल की बात ही समझना है, जो आपका अंटार्कटिक व्रत है और आर्कटिक व्रत है। ठीक है, अब देखो क्या है, क्योंकि ये सर्कल ही है, अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल, सॉरी अंटार्कटिक सर्कल और ये आर्कटिक सर्कल। अब यहाँ पर देखो क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका आ गया उत्तरी गोलार्ध। ये यहाँ पे सन की रोशनी है, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, जैसे कर्क रेखा पर लंबवत जाता है सूर्य, यानी 21 जून को जाता है, तो आपके कर्क आपके इस एरिया वाले पार्ट पर, यानी इस शीतोष्ण जलवायु वाले पार्ट पर क्या रहेगी, ग्रीष्म ऋतु रहेगी, और यहाँ पे शीत ऋतु रहेगी। ये हमने लास्ट क्लास में समझ लिया है। और यहाँ पर जब वापस से मकर रेखा पर जब सूर्य आ जाता है, यानी कि 22 दिसंबर को आता है, तो हमारे उत्तर वाले पार्ट में यानी इंडिया में क्या रहती है, शीत ऋतु रहती है। दिसंबर में रहती है कि नहीं, 22 दिसंबर को यहाँ आता है तो शीत ऋतु ऑब्वियसली यही हो जाएगी। और पूरा ऑल ओवर जो कंट्री, पूरे ऑल ओवर जो कंट्रीज है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, वही जनवरी फरवरी सब में चलता है। तो उसी अकॉर्डिंग 22 दिसंबर को जो मकर रेखा पे पहुंचेगा तो ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ पे विंटर सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपके 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री से नीचे, यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाला जो क्षेत्र है
वो हमेशा गर्मी में रहेगा, चाहे सूर्य मकर कर्क रेखा पे शिफ्ट हो, चाहे सूर्य मकर रेखा पर शिफ्ट हो, ठीक है, चाहे सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट हो, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर शिफ्ट हो, ये वाला पार्ट तो हमेशा गर्मी में ही रहेगा। अगर गर्मी में ये वाला पार्ट रहता है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास वाला पार्ट रहेगा, तो यहाँ पे तापमान कैसा पाया जाएगा, उच्च तापमान पाया जाएगा कि नहीं, ठीक है, तापमान उच्च पाया जाएगा। तो तापांतर यहाँ का कैसा होगा, वार्षिक तापांतर कैसा होगा, बहुत कम होगा वार्षिक तापांतर। भाई देखो, कोई अगर शब्द आपको समझ में नहीं आता है तो इसको तोड़ पढ़ लो। संधियों किस वजह से पढ़ी है, संधि विच्छेद हमने किस वजह से पढ़े, ताकि इन शब्दों को हम लोग सही तरीके से समझ सके। तो तापमान में अंतर, भाई तापमान में जो अंतर है वो यहाँ पर न्यून पाया जाएगा। तापमान में अंतर कैसा पाया जाएगा, तो यहाँ पर तापमान में अंतर बहुत न्यून पाया जाएगा, यानी कम पाया जाएगा, माइनस में पाया जाएगा। कहाँ पर, भूमध्य रेखा के आसपास। भाई देखो, वार्षिक तापमान उच्च है, भाई तापमान उच्च है तो दिन में तो गर्मी है ही, तापमान भाई रात को भी उच्च रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रातें और जो दिन है ना उनमें अंतर, मतलब रातें ना तो ज्यादा ठंडी होगी ना दिन ज्यादा गर्म होंगे, तो दिन रात कैसे होंगे, सेम होंगे। दिन रात कैसे होंगे, सेम होंगे। तो दिन रात जब सेम होंगे तो वार्षिक तापांतर, तापमान में जो अंतर है वर्ष भर का, तो वो कम पाया जाएगा कि नहीं, तापमान उच्च होने की वजह से, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपके क्लियर कर दी। अब देखो, इसके बाद में बात करें हम लोग, तो ये एरिया क्या है, यहाँ पर चाहे सूर्य यहाँ पर शिफ्ट हो, चाहे सूर्य यहाँ पर शिफ्ट हो, अगर मान लीजिए सूर्य आपके कर्क रेखा पर आ जाता है 21 जून को, ठीक है, कब आ जाता है, 21 जून को, तो जब ये 21 जून को आ जाएगा तो पृथ्वी आपकी थोड़ी सी यूं 23.5 डिग्री पे इस वाले एंगल पे क्या है, झुकी हुई है। झुकी होने की वजह से कुछ मात्रा में सूर्य की किरणें यहाँ पर पहुंचेगी, जहां क्या है, बर्फ जमी हुई है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से ये एरिया चमकेगा, ठीक है, लेकिन ये पिघलेगा नहीं, मतलब बर्फीला है तो बर्फीला ही रहेगा, ठीक है। यानी शीत ऋतु है ना हमेशा, तो शीत ऋतु ही हमेशा रहने वाली है, कहाँ पर, इस आर्कटिक वृत्त के ऊपर, ठीक है। मतलब कुछ एक मात्रा में यहाँ पर किरणें पहुंच रही है, इसकी वजह से यहाँ 6 माह का दिन तो हो सकता है, लेकिन ये यहाँ किसी प्रकार की कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं आएगी, बिकॉज जब यहाँ शिफ्ट होगा फिर से पूरा 6 महीने तक यहाँ पर क्या रात रहने वाली है, बर्फीला जो एटमोस्फेयर रहने वाला है। तो यहाँ ये एरिया में मतलब किसी प्रकार का ना तो मतलब यहाँ जीवन संभव है, एक तरीके से यहाँ रहने योग्य वातावरण नहीं है, ना ही इस अंटार्कटिका पर है या फिर अंटार्कटिक सर्कल से अंदर है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अभी नाइट हो गई और यहाँ पर डे हो गया 6 महीने का, ठीक है, यानी 6 महीने तक कोई सूर्यास्त हुआ ही नहीं है, कहाँ पर, आपके उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है। यहाँ तो हो रहा है बिकॉज आपकी अर्थ देखो पूरा घूम रही है, लेकिन घूमते हुए ये ऊपर वाले पार्ट पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। जैसे मान लीजिए मैं ग्लोब में आप सभी को समझाती हूँ, जैसे ये है, ये अर्थ ने क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ ये है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये अर्थ ने पूरा चक्कर लगाया। अभी मान लीजिए सूर्य है कर्क रेखा पर भारत के मध्य से जो कि गुजर रही है, ठीक है, लेकिन ये जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर तो सूर्य की किरणें, मान लीजिए सूर्य इधर है और सूर्य की किरणें निरंतर आ रही है कि नहीं, तो यहाँ तो सूर्यास्त हुआ ही नहीं, सूर्यास्त तो यहाँ हुआ है और इधर सूर्योदय हो गया, फिर सूर्यास्त उधर हो चुका है तो इधर वापस सूर्योदय हो गया और इधर सूर्यास्त हो गया। तो ये जो स्थिति है वो यहाँ पर चेंजेस होगी, यहाँ होगी क्या, नहीं होगी। वही सेम सिचुएशन है जब आपका 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर जब सूर्य आएगा तो आपके दक्षिणी जो ध्रुव है यहाँ पर तो क्या है, सूर्य की रोशनी जाएगी। भाई यहाँ पर मान लीजिए मकर रेखा है, मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी है, आपका सूर्य यहाँ पर है, तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर तो निरंतर क्या है, सूर्य की रोशनी आ रही है, इस वजह से यहाँ पर 6 महीने का दिन और यहाँ पे 6 महीने की रात, ठीक है। और यहाँ एक चीज हमने पढ़ ली, भाई यहाँ से पृथ्वी चपटी है, तो दोनों में क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति मध्य के भाग से अधिक है, क्योंकि मध्य का भाग उभरा हुआ है। आपकी विषुवत वृत्त जो कि सर्वाधिक लंबा वृत्त है, तो यहाँ पर सबसे कम ग्रेविटी पाई जाती है विषुवत वृत्त पे, और दक्षिणी और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों पे सर्वाधिक ग्रेविटी पाई जाती है। इतना चीजें क्लियर हो गई। अब देखो क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है मैंने एक चीज आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि 23 सितंबर और आपके 21 मार्च को, ठीक है, 23 सितंबर और 21 मार्च को जो सूर्य रहता है वो कहाँ पर रहता है, तो आपके 0 डिग्री अक्षांश पर रहता है, ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया, 0 डिग्री इस अक्षांश पर रहता है। तो इस अक्षांश पर जब ये रहेगा, ठीक है, तो यहाँ तो ऑब्वियसली गर्मी रहेगी, उच्च तापमान रहेगा। जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो भी यहाँ पर भी क्या है, इस एरिया में गर्मी रहने वाली, और यहाँ शिफ्ट होगा तो भी गर्मी रहने वाली। इसके आगे यहाँ तो जाता नहीं है और यहाँ भी नहीं जाता, मतलब अर्थ नहीं जाती, आपकी अर्थ इतना ही मतलब आपके
इतनी ही अपनी अवस्थिति में परिवर्तन करती है। ठीक है, अब देखो इसी वजह से क्या है, ये एरिया तो सर्वाधिक क्या पाया जाता है, उष्ण पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, उष्ण पाया जाता है। उष्ण कटिबंध इसको कहते हैं। दो अक्षांशों सॉरी, दो अक्षांशों के मध्य का भाग क्या कहलाता है, जोन कहलाता है। जोन या फिर कटिबंध कहलाता है। जोन या फिर कैसा कहलाता है, कटिबंध। तो इसी वजह से इसको कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया। शीत कटिबंध आ गया आपका। ठीक है, कैसा आ गया, इसको क्या कहेंगे हम, शीत कटिबंध। और ये पार्ट भी कैसा हो गया आपका, कैसा हो गया, तो यहाँ पर शीत कटिबंध ये आपका हो चुका है। क्लियर। अब देखो शीत और उष्ण के मध्य का भाग कैसा आ जाएगा, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, शीतोष्ण कटिबंध नाम दे देंगे। क्लियर। और ये शीत और ये उष्ण के मध्य के भाग को भी हम लोग क्या नाम दे देंगे, तो आपका शीतोष्ण कटिबंध हम लोग नाम दे देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। अब देखो क्या है, तो यहाँ आपको एक चीज समझ में आई, क्या हमने देशांतर रेखाओं की बात करी, अभी तक नहीं करी। मतलब क्या है, सारा मामला अक्षांश रेखाओं का है, यानी अक्षांश रेखाओं का ही योगदान किसमें है, कटिबंधों के जोन के निर्माण में। क्लियर, इतना चीजें समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पर जो आपके कटिबंधों का जो निर्धारण है ना, कटिबंधों का निर्धारण वो कौन कर रहा है, तो कटिबंधों का निर्धारण कौन कर रही है, कटिबंधों का निर्धारण आपके अक्षांश रेखाएं कर रही है। ठीक है, कौन कर रही है, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं की इंपॉर्टेंस में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। इसके अलावा अक्षांश रेखाएं और क्या कर रही है भाई, कटिबंध का निर्धारण कर रही है। इसके अलावा क्या जलवायु निर्धारित नहीं कर रही क्या भाई, पर्टिकुलर यहाँ के जलवायु उष्ण है, सदाबहार भी है, बिकॉज यहाँ पे तापमान ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, सदाबहार वन। भाई वर्षा ज्यादा होगी तो वर्षा ज्यादा होगी तो सदाबहार वन भी पाए जाएंगे, नमी रहेगी, आर्द्रता युक्त क्षेत्र रहेगा। ठीक है, इसके अलावा शीतोष्ण भाई ये रहने योग्य है, शीत बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं है, बिकॉज शीत में भाई एकदम ठंडी में क्या ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन शीतोष्ण कैसे है भाई, गर्मी भी चाहिए मनुष्य को तो सर्दी भी चाहिए, दोनों प्रकार का एटमॉस्फेयर रहने योग्य रहता है। तो यहाँ पर क्या है, शीतोष्ण कटिबंध एकदम क्या है, रहने योग्य क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये जैसे आपका और आपका शीत एरिया। ठीक है, तो यहाँ ये कनाडा जो है ना आपका आर्कटिक सर्कल में आता है। ठीक है, कनाडा वाले हो गए, वहां की सरकार जो है भारत में आने के लिए उनको फंड देती है। इसके अलावा स्पेन है, नॉर्वे, स्वीडन है, वहां की सरकारें भी, क्योंकि वो भी आर्कटिक वृत्त में आता है। अब आता है तो आता है, रहते बेचारे, क्योंकि आधा वो शीतोष्ण में भी आता है और आधा आर्कटिक वृत्त में भी आता है। ठीक है, लेकिन इतना वहां तक डेवलप उसको सूर्य की वो लोग रह, बिकॉज वहीं पे जन्म है, वहीं पे उन्होंने सरवाइव करने की, उन्होंने अपने उनकी जो उनके शरीर में क्षमता कर ली कि वो लोग वहीं एरिया में सरवाइव करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको फिर भी गर्मी चाहिए, वरना उनकी चमड़ी सड़ गल जाएगी। तो इसी वजह से उनकी गवर्नमेंट क्या है, इंडिया में या ऐसे उष्णीय जो क्षेत्रों के अंतर्गत आने के लिए घूमने के लिए उनको जो है फंड देती है। ठीक है, तो इसी वजह से टूरिस्ट है ना, काफी सारे अंग्रेज जो है हमारे इंडिया के अंतर्गत घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है कि आगे हम लोग देखें कि आपका जो कटिबंधों का निर्धारण तो किसने कर दिया, अक्षांश रेखाओं ने। इसके अलावा देखो जो अक्षांश रेखा है अवस्थिति का ज्ञान नहीं करवाती क्या, अवस्थिति का ज्ञान भी तो करवाती है भाई, अवस्थिति का ज्ञान भी कौन करवाता है, तो अक्षांश रेखा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, क्या इन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से टाइम टाइम डिसाइड हुआ क्या, या टाइम को हमने डेट वगैरह हमने फिक्स की क्या, नहीं भाई। आपका अर्थ यूं थोड़ी ना घूम रहा है जो अक्षांश रेखा डिसाइड करेगी, नहीं, अर्थ घूम रहा है इस प्रकार से। तो आपके डेट्स वगैरह निर्धारित करने के लिए, यानी जो दिन रात का परिवर्तन, या फिर इधर 4-4 मिनट बढ़ेगी, या जैसे जितना जितना समय यहाँ पे परिवर्तन होगा वो किससे होगा, जैसे फिर थोड़ी सी रोटेट की, फिर क्या है 1 डिग्री घूमी तो 4 मिनट बढ़ गए, फिर 1 और डिग्री घूमी, 2 डिग्री घूम गई तो आपके 8 मिनट बढ़ गए। ठीक है, फिर 3 डिग्री घूमी अर्थ तो आपके 12 मिनट बढ़ गए, ऐसे करके 15 डिग्री घूमी तो 1 घंटा बढ़ गया, यानी 60 मिनट बढ़ गए। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए 360 डिग्री घूम गई पूरा अर्थ, तो फिर पूरा साल ही चेंज आपके, सॉरी 24 घंटे बदल गए, दिन रात जो सिचुएशन में जो चेंजेस लाएगी वो अब कौन सी रेखा लाने वाली है, तो विच इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर देशांतर रेखा अब हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देशांतर देखो, उन आपको नोट्स के फॉर्म में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाने के हिसाब से मैं अब आपको देशांतर रेखा समझा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखो हम आर्कटिक आपके जो अक्षांश रेखाएं कितनी होती है टोटल,
ठीक है, तो ये भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अक्षांश रेखाओं के अंदर जो विषुवत रेखा है, आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल है, उनका क्या महत्व है, कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से देशों से, कौन से महाद्वीपों से, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले यहाँ पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। अक्षांश रेखाओं की तो हमने पढ़ ली कि भाई ये अवस्थिति ज्ञात करने में, स्थानों की, आपके महाद्वीप की अवस्थिति ज्ञात करने के अंतर्गत क्या है, यूजफुल रहती है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने लेते हैं क्या, और एक साथ में कटिबंधों को निर्धारण करने में भी, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ लेते हैं क्या, आपके देशांतर रेखा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करें तो देशांतर रेखा, देशांतर रेखा देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे। तो याद करना है, ऊपर से नीचे या उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो आपके देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देशांतर रेखा ऊपर से नीचे हमने खींच दी, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ में भी सेम यही करना है, आपके इस प्रकार से कुछ, ये देशांतर रेखा हमने इस प्रकार से बना दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके देशांतर रेखा भी कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब ये मध्य में देखो हमने जो देशांतर रेखा बनाई ना, देखो एक चीज है, मैंने आपको बताया था, ये हमने ऐसे बनाई अर्थ, और इसमें 0 डिग्री हमने ऐसे लिखी। तो 0 डिग्री के विपरीत हमने कोई दूसरी रेखा बताई क्या, नहीं बताई। लेकिन देखो यहाँ देखना है क्या, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, पूरा सर्कल बनाती है। आप ग्लोब में देखेंगे तो ये क्या बना रही है, पूरा सर्कल बना रही है। क्या कहीं पे एक बिंदु से भी देखा, तो हम इसको रेखा तो हम लोग कह देते हैं ऐसे ही, लेकिन रेखा किसको कहा जाता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन खींची जाती है उसको रेखा कहा जाता है, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर खत्म होती हो। लेकिन इसका कोई एंड क्या नहीं है ना, तो ये क्या बन रहा है, पूरा वृत्त बन रहा है। वृत्त आपने जो शेप्स आपने पढ़ रखी होगी, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, तो ये सर्कल बना रही है, पूरा क्या बना रही है, सर्कल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसी वजह से हमने सिर्फ ये 0 डिग्री पढ़ी। इसके विपरीत दिशा में क्या है, तो वो हमने दूसरी रेखा का कहीं नाम भी नहीं लिया, बिकॉज है ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट नहीं करी। पूरी यही रेखा उस बिंदु से आकर इस बिंदु में कब मिक्स हो रही है, मतलब एक ही ये पूरा क्या बना रही है, पूरा वृत्त बना रही है। भाई ये 0 डिग्री ऐसे आ रही है, ठीक है, यही क्या है आपकी 0 डिग्री है, पीछे से आकर इस प्रकार से मतलब इसी के अंदर मिक्स हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी जो ऊपर से नीचे तक खींची गई है ना रेखा, तो एक तो है क्या आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। और एक और मैं इधर बना दूं तो इसके विपरीत दिशा में दूसरी ओर कौन सी है, तो आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर, एक तो है आपकी 180, आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 से शुरू हुआ है। इधर का आपका एरिया हो जाएगा कौन सा गोलार्ध, तो आपका पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूं तो ये वाला एरिया इस 0 डिग्री के पश्चिम वाला एरिया आ जाएगा किसमें, आपका पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग जो पाश्चात्य देश है, पाश्चात्य संस्कृति है, बार बार में जो हम नाम बोलते हैं, सुनते हैं, तो ये इधर वाली जो पश्चिमी गोलार्ध वाले जो कंट्रीज है वो पश्चिमी देशों में आएंगे, और इधर वाले जो कंट्रीज है वो किस में आएंगे, पूर्वी देशों में, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, ये जो 0 डिग्री है ना देशांतर रेखा, ये वृत्त नहीं बनाती। वृत्त कैसे बनाएगी भाई, ध्रुवों पे कैसी है, अर्थ चपटी है ना, उभरी हुई है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर ये वृत्त, अब ये जो इससे निकलने वाली रेखा है ना वो कुछ ऐसे है, ठीक है, ध्यान देना है कैसे है, कुछ इस प्रकार से है। यानी आपने मस्क मेलन देखा होगा, खाया भी होगा, तो कुछ उसकी भांति है, ठीक है, या वाटरमेलन की भांति मान सकते हैं आप, जैसे भी तुलना करें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये है, यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर से और नीचे से चपटी है और कुछ इस प्रकार से, जबकि आपकी जो देशांत अक्षांश रेखाएं थी वो ऐसे सर्कल बना रही है, मतलब उधर से भी सर्कल बना हुआ है, इधर से भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, इस प्रकार से सर्कल आपकी बना रही थी कौन, आपकी अक्षांश रेखाएं। क्लियर, एक चीज समझ में आ चुकी है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं है वो ऊपर से, भाई ध्रुव ऊपर नीचे से चपटे हैं, तो दोनों ध्रुवों के चपटे होने से यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं हैं वो किस में जाकर, इस 0 डिग्री में जाकर मिल रही है, पीछे की ओर से 180 डिग्री में जाकर मिल रही है, ठीक है। इतना समझ में आ चुका। अब देखो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ इसी वजह से क्या है कि आपके जो दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है ना, जैसे मान लीजिए ये एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये देशांतर मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको नहीं समझना। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य व्रत या फिर आपका विषुवत व्रत, ठीक है। अब यहाँ पर 1 डिग्री मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपका 1 डिग्री हो जाएगा ये। अब इनके जो मध्य की जो सामान्यतः दूरी है ना,
देखो, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र या दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को ग्रिड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ग्रिड की बात नहीं कर रही, दूरी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर अगर दूरी की बात करेंगे तो दूरी इनके मध्य की सामान्यतः कितनी है, तो सामान्यतः है आपके 111 किलोमीटर। कितनी है, 111 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैंने बताया था ना, ये आपके जगह की अवस्थिति को ध्यान में रखने के लिए आपके अक्षांश रेखाएं खींची जाती है कि किलोमीटर्स में हम लोग देख सके कि कौन सा एरिया कितनी दूर है, ठीक है। लेकिन वो जो एरिया, मतलब वो जो देशांतर रेखा है, ये आपके इनके मध्य के अंतर्गत भी देखो सामान्यतः आपके 111 किलोमीटर पाई जाती है, लेकिन डिफरेंसेस बताऊंगी मैं, कहाँ पे कम होती है कहाँ पे ज्यादा, वो भी है। लेकिन आपके जो देशांतर रेखाएं हैं ये यहाँ पर समय का निर्धारण करती है, ठीक है। अभी देखो समझाती हूँ, पहले इसी पर आ जाइए एक बार। इनके जो 1 डिग्री, हर प्रति डिग्री के अंदर जो आपके जो समय का मतलब जो किलोमीटर आपके जो दूरी पाई जाती है 111 किलोमीटर नॉर्मली पाई जाती है। लेकिन आपके यहाँ ध्यान देना है, जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे सर्कल की तरफ, तो ये दूरी कैसे हो जाएगी, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ वो तो यहाँ पर शून्य हो जाती है, यहाँ बढ़ जाती है, ठीक है। और ये विषुवत वृत्त पे तो कम रहती है, कितनी रहती है आपके 110.7 किलोमीटर। और आपके ध्रुवों के अंदर जो प्रति डिग्री के अंतर्गत जो अंतर पाया जाता है, जो दूरी पाई जाती है, वो कितना पाया जाता है, 111.6 किलोमीटर पाया जाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इनमें बात करें तो यहाँ तो 111 पॉइंट कितनी देखने को मिलती है हमें, 321 किलोमीटर, ठीक है। देशांतरों के मध्य की जो दूरी है ना, प्रति देशांतर प्रति डिग्री, इस यहाँ देखना है ये वाली रेखा, इनमें इनमें डिफरेंस, ठीक है। इसमें नहीं देखना, ये तो यहाँ पर ऐसे देखा हमने, ये वाले किलोमीटर समय ऐसे देखना है यू, ठीक है। तो यहाँ कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, तो यहाँ पर प्रति डिग्री देशांतर, देशांतरों में दूरी, प्रति डिग्री देशांतर में जो है दूरी पाई जाएगी कितनी, 111.21। लेकिन ये ध्रुवों पर जाते जाते बहुत कम हो जाते हैं। देखो पास में नहीं आ गए क्या, ये देशांतर आ गए ना, देशांतर रेखा एकदम पास में आ चुकी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल ये दूरी जैसे क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है, एकदम जीरो पे चली जाती है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि मैंने आपको बताया इनके मध्य दूरी हमने किलोमीटर्स में माप ली, उनके मध्य भी माप ली, कोई दिक्कत नहीं है, वो फैक्ट्स की बात है, क्लियर हो गई। अब जो समझने की कॉन्सेप्ट्स की बात है वो समझो। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये तो अक्षांशीय रेखाओं की हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी देशांतर रेखाओं की। अब यहाँ देखो देशांतर अक्षांश में हमने बात की थी, कटिबंधों में डिवाइड कर दिया, किया कि नहीं, जो क्लाइमेटिक जो चेंजेस उष्ण जलवायु है, शीतोष्ण है, मानसूनी जलवायु है, सब पे जलवायु पे इफेक्ट अक्षांश रेखाओं की वजह से। अब टाइम जो डिसाइड होगा ना, वो यहाँ इसकी वजह से होगा। देखो समझना है कैसे, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ अब देशांतर दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है आपकी क्या, 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर कह सकते हैं। देखो देशांतर रेखाओं का दूसरा नाम याम्योत्तर रेखा भी है, ठीक है। तो प्रधान भाई 0 डिग्री को एकदम याम प्रधान बोला गया है रेखाओं में, सबसे बड़ी रेखा, ठीक है। तो इसी वजह से प्रधान याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री रेखा। और ये क्या है आपके, मैंने जैसे आपको मैप में समझा रखा है, इधर यूरोप आ जाएगा, यूरोप के मध्य से गुजरती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी गुजरती है, अटलांटिक ओशन से भी गुजरती है, और अंटार्कटिका से भी गुजरती है। और अंटार्कटिका को सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है, एक चीज ये भी ध्यान रखना। तो इसके अलावा देखो बात करें, ये जो 0 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है ना, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ये आपके इंग्लैंड की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इसी वजह से इसका नाम क्या है, ग्रीनविच भी है। क्या है इसका नाम, क्या है, तो ग्रीनविच भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्रीनविच रेखा भी इसको कहा जाता है। अब इसके ऑपोजिट साइड कौन सी रेखा है, तो 180 डिग्री है ना, तो यहाँ पर 180 डिग्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो 180 डिग्री इसके ऑपोजिट लाइन है, और यहाँ पर ये जो रेखा है इसको कहा जाता है, देखो 0 डिग्री को तो कहा जाता है समय रेखा, क्या कहा जाता है, मानक समय रेखा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहीं से आपका टाइम जोन डिसाइड होता है। यानी कि बात करें हम लोग 1 डिग्री यहाँ बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पर, पूर्व में, ये पूर्वी गोलार्ध, और ये आपका क्या है, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब देखो इधर पूर्व में बढ़ेंगे तो मान लीजिए 1 डिग्री, फिर ये मान लीजिए आपका 2 डिग्री, फिर ये मान लीजिए आपका कितना आ जाएगा, 3 डिग्री। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 4-4 मिनट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4-4 मिनट एक्स्ट्रा ऐड होती जाएगी। 4-4 मिनट ये क्षेत्र आगे, मतलब प्रति 1 डिग्री क्या है, 4 मिनट आगे। अब यहाँ बात करेंगे तो प्लस में चल रहा है हर डिग्री में, यानी 1 डिग्री देशांतर
बराबर कितने आगे हैं, तो 4 मिनट आगे, ठीक है। 1 डिग्री के बराबर 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट आगे, ठीक है। और यहाँ 1 डिग्री अगर हम लोग पीछे की बात करें, इधर भी तो 1 डिग्री है भाई, यहाँ पर देखो 1 डिग्री नहीं मानकर हम लोग बिकॉज 180 पे पहुंच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हम 179 डिग्री की बात कर लेंगे, ठीक है भाई। 100 आपके 79 वाली जो लाइन है, वहां उस डिग्री के अंतर्गत अगर बात करें तो ये माइनस में जाएगी, कहाँ पर जाएगी, तो आपके -4 डिग्री, यानी कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो -4 डिग्री का जो समय है वो हम पाते हैं। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए आप ग्रीनविच वेधशाला में बैठकर समय देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आपके 12:04 हो रहे हैं, तो यहाँ का समय आप किसी आपके फ्रेंड को पूछोगे तो यहाँ पर 12 ही बजे होंगे, 4 मिनट ये पीछे। फिर उससे पीछे पूछोगे तो 12 बजने में 4 मिनट कम मिलेंगे, ठीक है। फिर उससे पीछे पूछोगे तो 12 बजने में 8 मिनट कम मिलेंगे। तो ऐसे करके ये किस में चल रहा है, आपका माइनस में चल रहा है, ठीक है। इधर अगर यहाँ पर मान लीजिए सोमवार है, ठीक है, तो ये तो खैर समय की बात हो गई, ये तो 4-4 मिनट आगे। लेकिन हम बात करेंगे जैसे सोमवार वाले डे की जो फिक्स होगी, वो यहाँ पर कैसे, भाई देखो आपने 0 डिग्री से चलकर आप आकर कहाँ पर पहुंच गए, आप पीछे चलकर तो आप 180 डिग्री पर पहुंच गए। जब आप 180 डिग्री पे पहुंचे ना, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, सोमवार है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका संडे रहेगा, ठीक है, ये रविवार रहेगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये एक दिन आपके पीछे चला जाएगा। मतलब इतनी डिग्रीज आपने फिक्स कर ली कि जैसे मान लीजिए 360 डिग्री, यानी टोटल जो आपकी जो अक्षांश है यहाँ पर कितनी हो जाएगी, टोटल डिग्रीज कितनी हो जाएगी, तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री तक जब आप पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर कितने आवर्स बनाती है ये, आपके 24 आवर्स बनाती है। अरे हाँ, यहाँ पर जो आपकी रेखा आएगी ना, यहाँ पर 360 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। डिग्रीज की बात करें तो 360 डिग्री आएगी, बिकॉज वो तो हाफ में ही उसको डिवाइड कर देती है। देखो मैं आपको मैप में समझाती हूँ कैसे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो मैप में ऐसे समझना है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, क्या आपका आ जाता है, क्या कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका, ये आ जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये आपका नॉर्वे, स्वीडन, और ये आपका फिनलैंड, कुछ इस प्रकार से ये आपकी कंट्रीज, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये एशियन कंट्री, आपके साउथ एशियन कंट्रीज हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करें तो ये वाली जो रेखा है ना, यहाँ पर मैं बना देती हूँ कि आपका इंग्लैंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, ये है आपका इंग्लैंड कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर ये जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, तो आपकी आ जाएगी, ये रेखा आ जाएगी, कौन सी रेखा, ये अंटार्कटिका तक जा रही है भैया आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। और यहाँ पर भी बात करें तो आपका अफ्रीका महाद्वीप के जैसे बुर्किना फासो है, टोगो है, माली है, अल्जीरिया है, आपके ये कंट्रीज आते हैं इसके अंदर, मतलब इससे गुजरती है। और ये स्पेन से भी गुजरती है, इधर पुर्तगाल, ये स्पेन से गुजरती है, फ्रांस से ये गुजरती है, ठीक है। कौन आपकी, तो ग्रीनविच रेखा। इसके अलावा यहाँ पर आपके इंग्लैंड की जो आपकी सौर वेधशाला है ग्रीनविच नाम की, तो ग्रीनविच जो है स्थान से गुजरती है, ठीक है। ये आ गई आपके 0 डिग्री देशांत या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा, ठीक है, हम कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो बात क्या है कि ये जो रेखा है यूं चल के इधर अगर हम 1-1 डिग्री प्लस में चलेंगे, तो 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया, तो 4-4 मिनट क्या है, यहाँ पर हम लोग प्लस में चल रहे हैं। 4-4 मिनट क्या चल रहे हैं, प्लस में। फिर 4 मिनट प्लस, फिर 4 मिनट प्लस, तो 4, फिर 8 मिनट, फिर आपके 12 मिनट, फिर 16 मिनट, ऐसे करके ये यहाँ पर ये जो ईस्टर्न कंट्रीज है
यहाँ पर ये समय जो है प्लस में चलता है। अब एक समय ऐसा आता है जब ये प्लस में चलकर मान लीजिए इस बोर्ड को थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल अगर होता तो मैं इसको मोड़ सकती थी, ठीक है। तो मोड़ने पर हम लोग कहाँ पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर यह आपकी आ जाती है, कौन सी रेखा आ जाती है, तो आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा आ जाती है। ये आपके अटलांटिक ओशन में, ये आपकी पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। अब देखो ये जो रेखा है ना, ये रेखा भी क्या है, कुछ स्थानों पर क्या है, मुड़ी हुई है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर बात की जाए, आपको पता है ये जो रूस है वो आधा एशिया में, एशिया के अंदर, और आधा यूरोप में फैला हुआ है। कौन, आपका रूस, ठीक है। तो रूस का जो आपका साइबेरिया वाला क्षेत्र है ना, साइबेरिया वाला क्षेत्र वो आधा इधर, भाई यहाँ तक आ गया ना, भाई अर्थ तो गोल ही है, तो ये साइबेरिया वाला क्षेत्र में इधर भी लिख देती हूँ और वहीं पर भी, ठीक है। तो ये जो आपकी जो रेखा है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे है, ठीक है, और ये यहाँ पर मुड़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा बात करें फिर से, यहाँ पर ये मुड़ी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से ये थोड़ी सी, भाई यहाँ पर ये जो आपके फिर ऑस्ट्रेलिया के आसपास में ये फिजी और आपके न्यूजीलैंड द्वीप आ जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर समय का डिफरेंस ना हो, तो इस वजह से इसको यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये जो आपकी 180 डिग्री जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है, ये किसका निर्धारण करती है, तो ये तिथि का यानी कि डेट लाइन नहीं है, डेट का क्या करती है, निर्धारण करती है, ठीक है। डेट जैसे मान लीजिए, डेट का निर्धारण कैसे करेगी कि मान लीजिए ये आपके पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है, और ये आपका क्या है, पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये पूर्वी, यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर मान लीजिए ये इधर आ जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध, और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब आप बोलोगे पूर्व और पश्चिम जो है क्या हो गया, भाई ये अलग अलग क्षेत्रों में कैसे, ये पश्चिमी यहाँ पर कैसे आ गया, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिशा की बात नहीं है, ये आपके पश्चिमी कंट्री है कि नहीं है, लेकिन डिवाइड तो ये कर रही है ना, भाई डिवाइड तो ये कर रही है, ये तो पश्चिमी गोलार्ध है और ये आपका पूर्वी, बिकॉज उधर पूर्वी का ये इधर आ गया, बिकॉज अर्थ तो क्या है, यूं गोल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं पूर्वी गोलार्ध इधर भी लिख देती हूँ और ये पश्चिमी गोलार्ध यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो उसका आधा पार्ट इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, जो कि आपके समय का निर्धारण कर रही है, मतलब हर एक जो है डिग्री पर 4-4 मिनट का समय बढ़ता जा रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर बात करें कि अगर ये वाली जो रेखा है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। अगर मान लीजिए 4-4 मिनट बढ़ के पूरे 24 आवर्स यहाँ पर जब कंप्लीट हो जाते हैं, कहाँ, यहाँ चल के, तो यहाँ तो नया दिन हो जाएगा, यहाँ इस वाले पार्ट पे तो नया दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नया दिन हो जाएगा। और यहाँ इस वाले पार्ट पर क्या रहेगा, यहाँ एक दिन ये पीछे रहेगा, यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए सूर्योदय होता है, बिकॉज ये आपका जापान में इधर बना देती हूँ, ये जापान है। अब जापान में मान लीजिए यहाँ पर जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो जापान में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ सोमवार हो गया है, मंडे हो गया है, लेकिन ये तो पीछे चल रहे हैं पश्चिमी कंट्रीज, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपकी संडे ही रहेगा, ये यहाँ पे मंडे हो चुके हैं और यहाँ पे ये संडे रहेगा। तो ये डेट लाइन जो निर्धारित डेट लाइन है वो डे निर्धारित करती है, ठीक है। तो इतना आप सभी को समझ में आ चुका है, आई होप, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर हर एक जो महत्वपूर्ण जो रेखाएं है ना, उनके बारे में विशेषताएं हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इतना, और देखो एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ कि ये यहाँ पर क्यों मोड़ दी गई। देखो साइबेरिया किसका पार्ट है, आपके एशिया कंट्री का, रूस का पार्ट है कि नहीं, जो रूस यूरोप और एशिया में फैला है तो उसका पार्ट है। तो इसी वजह से इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को यहाँ से मोड़ दिया गया, बिकॉज ऐसा ना हो कि यहाँ पे संडे है और भाई भौगोलिक आपके जो इस्तेला करते हैं उनकी तो कोई लिमिट्स नहीं है ना, वो तो कहीं पर भी जाकर फैल सकती है। तो अगर ये ऐसे होती तो साइबेरिया का आधा पार्ट तो क्या होता, संडे में होता और आधा पार्ट मंडे में होता, और इस डिफरेंस से बचने के लिए इसको मोड़ दिया गया। बिकॉज अगर ऐसा होता तो मान लीजिए, वैसे तो साइबेरिया में कोई रहता नहीं ये बर्फ का एरिया है जो आर्कटिक सर्कल में आता है, लेकिन अगर यहाँ पर रहते या नहीं भी रहते, ठीक है, चलो लोग घूमने जाते हैं, तो इस वाले एरिया में टाइम जोन फिर अलग होता,
डेट अलग आती है, घड़ी अलग बनानी पड़ती है, यहाँ के लिए सब चीजें ही चेंज हो जाती है, यहाँ का ऑफिशियल वर्क अलग होता। तो इसी वजह से इस डिफरेंस से बचने के लिए क्या है, यहाँ पर इस लाइन को इस प्रकार से मोड़ देके, वही चीज न्यूजीलैंड और फिजी में किया गया। भाई यहाँ पे तो प्रॉपर तरीके से सरकारें चलती है बढ़िया तरीके से। अगर यहाँ पर भी ऐसा होता कि एशियन साउथ एशियन कंट्रीज में आते हुए भी यहाँ इनको संडे ही मानना पड़ता, तो ये तो पीछे चले जाते ना। तो इसी वजह से इस टाइम के अंदर आपके डिफरेंस ना रहे, तो इसी वजह से इसको 2-3 जगहों से, बेरिंग सागर है आपके साइबेरिया के आसपास, फिजी न्यूजीलैंड के आसपास, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास में इसको मोड़ दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ चुका है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। जब तक आप सभी क्या करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, फिर अपने दोस्तों के पास में तो शेयर कर ही देंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर बात करें तो आपके जो विषुवत वृत्त है, सबसे पहली बात उसी की बात कर लेते हैं। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो महाद्वीप की अगर हम बात करें तो महाद्वीपों से, कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखना है भाई। देखो अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे आपके तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। ठीक है, चाहे वो आपकी विषुवत हो, चाहे वो आपकी कर्क रेखा हो, चाहे वो मकर रेखा हो, आर्कटिक और अंटार्कटिक नहीं गुजरती। तो विषुवत रेखा की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के आपके द्वीपीय जो देश है ना, एशिया के द्वीपीय देशों से होकर गुजरती है, एशिया के द्वीपीय देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपके जो दक्षिणी आपका जो अमेरिका, मध्य अमेरिका से होकर भी गुजरती है, मध्य अमेरिका से होकर भी गुजरती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है विषुवत रेखा। इसके अलावा बात करें आपकी कर्क रेखा, तो कर्क रेखा आपकी गुजरती है कहाँ से, कर्क रेखा की बात करें तो एशिया से तो गुजरती है, फिर भारत से गुजरती है ना, मध्य से 8 राज्यों से, तो एशिया से गुजरेगी। इसके अलावा आपके इसके अलावा कौन से आपके जो महाद्वीपों से गुजरती है, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती है। ठीक है, यूरोप आपका उत्तर में रह गया, तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। इसके अलावा आपका यूएसए है, आपके आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहला अफ्रीका तो सब में आएगा, अफ्रीका से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है मकर रेखा। ठीक है, इसके अलावा ये गुजरती है आपके अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो अंटार्कटिक आपके आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त या फिर आपके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये आपके किससे होकर गुजरता है, तो ये गुजरता है किससे, एक तो आपका देश है यूरोपीय देश नॉर्वे, इसके अलावा स्वीडन, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। एकदम शीत जलवायु वाले क्षेत्र पूछा जाए तब भी आप बता देंगे, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा फिनलैंड से होकर गुजरता है, इसके अलावा ग्रीनलैंड से होकर गुजरता है, ग्रीनलैंड पूरी तरीके से किससे समाहित है, शीत से समाहित है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आपका यूएसए का जो अलास्का है, अलास्का से होकर गुजरता है, कनाडा से होकर भी गुजरता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। इसके अलावा बात करें अंटार्कटिक वृत्त की, और देखो रूस भी है, रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है रूस भी है। फिर आ जाएगा आपका अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल की बात करें या अंटार्कटिक वृत्त की बात करें तो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है, अंटार्कटिका जिसको सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आप सभी को समझा देती हूँ। देखो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री, यानी 30 से 35 ऊपर और 30 से 35 नीचे, यानी उत्तरी और आपके जो दक्षिणी अक्षांश है ना, 30 डिग्री 35 डिग्री के मध्य में क्या है, इस एरिया को कहा जाता है, क्या, इस एरिया को अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो क्या यहाँ पर घोड़े पाए जाते हैं क्या, नहीं, घोड़े नहीं पाए जाते। देखो आप सभी को पता है, थोड़ा सा मैं इतिहास के अंदर लेकर चलती हूँ, वैसे तो हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 1 में ही आपका आर्ट एंड कल्चर है, लेकिन आपका हिस्ट्री, आपका जैसे हिस्ट्री भी है, तो उसमें ही हम प्राचीन भारत जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। देखो प्राचीन भारत में क्या है आपको पता है, सबसे पहला जो प्राचीन भारत है हमारे इंडिया का जो शुरू होता है
तो शुरू होता है कहाँ से? सैंधव काल से, ठीक है। तो सैंधव काल में तो आपको पता है इंडिया में किसी प्रकार के कोई घोड़े नहीं पाए जाते, मतलब घोड़े जो है प्रचलन में नहीं थे, ठीक है। या घोड़ों का यूज सिंधु घाटी सभ्यतावासी नहीं करते थे। एक सुरकोटदा जो आपका गुजरात का एक आईवीसी साइट है, वहां पर जरूर घोड़े की अस्थियां मिली, इसके अलावा कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलते। लेकिन सैंधव काल के बाद में आप सभी को पता है क्या कौन सा काल आता है, कौन सा समय आता है? तो वैदिक पीरियड आता है, ठीक है। तो वैदिक काल के अंतर्गत क्या है आपको पता है? जैसे गुरु वशिष्ठ है, गौतम राहुगढ़ है, तो जो आर्य थे, ठीक है। तो आर्य क्या है? घोड़ों पर सवार होकर मध्य एशिया से आए थे, ईरान से, मध्य एशिया से और इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। तो उसी काल के अंतर्गत क्या है, जब इंडिया में भी क्या है, प्राचीन काल में जब घोड़े की एक उपस्थिति हमें वैदिक काल में देखने को मिलती है, तो वैसे ही क्या है कि बहुत सारे जो घोड़े हैं ना, अब देखो ये जो लोग थे जो मध्य एशिया से चलकर आए, कुछ लोग जलियानों के थ्रू आए, लेकिन आए इंडिया में, ठीक है। और इंडिया यहाँ पर है, तो इंडिया के अंतर्गत जब ये जलियानों से, भाई आपका भूमध्य सागर यहाँ पर आ गया, ये आपका इंडियन ओशन आ गया, ये आपका अरेबियन सी है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये जलियानों के थ्रू आए ना, तो जलियानों में जो है कुछ तो मध्य एशिया से दृढ़ भूखंड से घोड़ों पे सवार होकर आ गए, ठीक है। तो आराम से घोड़े चल लेते हैं, लेकिन जलियानों के अंतर्गत क्या है कि घोड़े चल पाएंगे कि? भाई जो जीव है जो जहां पर चल सकता है, जलचर है, वही चल पाएगा। तो यहाँ ये स्थलचर नहीं है, तो यहाँ जलियानों के अंतर्गत इनको घोड़ों को सवार होकर लाया गया, ठीक है। लेकिन ये एरिया क्या है? इतना शांत है, इसी वजह से इसको शांत पेटी भी कहा जाता है। तो शांत है, यहाँ पर पवने क्या है? एकदम शांत अवस्था में स्थिर चलती है, मतलब चलती ही नहीं है, ठीक है। तो उसी वजह से क्या है, स्थिर होने की वजह से क्या है, इन घोड़ों का जो वजन है, मतलब जो अश्वों को जो लाया जाता था ना, इनका जो भार है बहुत ज्यादा जलियानों में हो जाता था, बिकॉज ये चलते नहीं थे, गति खुद भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो भार अधिक हो जाता था, तो इनको क्या है, अश्वों को पानी में प्रवाहित किया जाकर कर देते थे ये लोग, ठीक है। तो ऐसी कुछ यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ स्टोरी है कि इसको अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो यहाँ काफी सारे जो घोड़े है ना, यहाँ पर जो जलियानों में लोग लेकर आते थे प्राचीन काल में, तो वो इन समुद्रों में पटक देते थे इनको बेचारों की, वैसे इनकी कोई गलती भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनका भार अधिक होने के कारण इनको समुद्र में पटक दिया जाता था, गिरा दिया जाता था, इस वजह से इसको अश्व अक्षांश कहा जाता है। वैसे आप लोग जाकर इसका पूरा पता लगा सकते हैं, समुद्रों में इसकी अस्थियां अवशेष जो है आपके कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से आप जाकर पता लगा सकते हैं कि वो घोड़े कितने पुराने हैं और रियलिटी में उनको पटका गया है क्या, तभी इतने मात्रा में उनके अवशेष मिल सकते हैं, हो सकता है इंडियन ओशन में हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इनको अश्व अक्षांश कहा जाता है, आपके 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य के भाग को, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर देखो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अक्षांशों से संबंधित आपने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखो क्या है, टोटल कितने जो है आपके अक्षांश रेखाएं होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि अगर आपका आपका जो अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल को अगर सर्कल माना जाए, तो यहाँ पर टोटल आपकी अक्षांश रेखाएं 179 होगी। अगर इनको सर्कल ना मानकर इनको रेखाएं मानी जाएगी तो 181 यहाँ पर टोटल अक्षांशीय रेखाएं हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, देशांतरों की बात करें, देशांतर की बात करें, तो देशांतर के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, देशांतर के अंतर्गत क्या है, प्रति 1 डिग्री पर क्या है, 1 डिग्री किसके बराबर होती है? 4 मिनट के बराबर, ठीक है। 15 डिग्री किसके बराबर होगी? तो यहाँ पर 1 घंटे यानी कि 60 मिनट के बराबर होगी, ठीक है। अब 360 डिग्री किसके बराबर होगी? तो 24 आवर्स के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा दिन चेंज हो जाएगा 360 डिग्री के अंदर, ठीक है। तो 360 डिग्री के अंतर्गत टोटल जो डिग्रीज है आपके देशांतर पर, तो 360 डिग्री है, तो 24 आवर्स यहाँ पर पूरा कंप्लीट चेंज हो जाएगा, मतलब डे ही चेंज हो जाएगा। डेट लाइन कौन सी है? तो 180 डिग्री आपकी देशांतर रेखा, उसको पूर्वी भी कहा जा सकता है और पश्चिमी भी कहा जा सकता है, दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना आप सभी को क्लियर हो चुका है। और देखो आपके अक्षांश और देशांतर रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती है। दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र और दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र ग्रिड कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दो अक्षांशों के मध्य की जो अक्षांश रेखा होगी, सामान्यतः मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आ चुका है। अब देखो क्या है स्टूडेंट्स, कर्क रेखा और आपका विषुवत रेखा, मकर रेखा पर अवस्थित क्षेत्र भी मैंने बता दिए। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी है क्या? 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये आपकी क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा आपकी विषुवत यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा वो कहाँ पर काटती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ये काटती है कहाँ पर? आपका अफ्रीका, एक तो
अफ्रीका का क्षेत्र है। अफ्रीका के अंतर्गत जो आपकी केन्या, युगांडा और तंजानिया की जो सीमा पर स्थित जो विक्टोरिया झील है, वहां पर आपके ये नहीं सॉरी, आपके घाना की जो राजधानी है ना, घाना की जो कैपिटल है आक्रा, ठीक है, वहां उसकी जो वोल्टा झील है वहां पर ये इसको काटती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वोल्टा लेक से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है, घाना की राजधानी अक्रा से। अक्रा किसकी राजधानी? घाना। देखो घाना का नाम ना आपके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर भी हाईलाइट होता है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्ष जो आंदोलन चलाते हैं, उसमें भी जो घाना के जो राष्ट्रपति थे उस वक्त, तो वो काफी सहयोग देते हैं उसके अंतर्गत, जब शीत युद्ध चलता है आपके अमेरिका और यूएसएसआर के मध्य, ठीक है। तो ये चीज आपके क्लियर हो चुकी है। तो काफी सारे जो मैंने कॉन्सेप्ट जो आपके जो आपके देशांतर और अक्षांश रेखाओं से संबंधित है वो मैंने क्लियर करवा दिए। अब किसी प्रकार के आई होप किसी प्रकार का डाउट नहीं है, तो एक बार लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर हर एक देश का एक मानक समय रेखा बनाई जाती है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया के अंतर्गत भी बनाया जाता है, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से जो रेखा गुजरती है, वहां से हमारा जो मानक याम्योत्तर जो रेखा हमने डिसाइड करी है। इसके अलावा देखो हमारे पूर्वोत्तर जो राज्य है ना, वो भी एक पर्टिकुलर एक से अधिक टाइम जोन की डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया के अंतर्गत जो मध्य से लाइन डेट लाइन खींची गई है उसके अलावा भी पूर्वोत्तर राज्यों को चाहिए। बताओ क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है कि वो आपके 180 डिग्री जो रेखा है उसके थोड़ा सा करीब रह जाते हैं, तो उनमें जो है टाइम में काफी सारा जो डिफरेंस इंडिया वाले में और वहां के आसपास वाले एरिया में पाया जाता है, और उनका ईस्टर्न कंट्री से अधिक संपर्क है, तो कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको होती है, इस वजह से डिमांड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखो ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर एक से अधिक क्या है, एक से अधिक क्या है मानक समय रेखाएं बनाई गई, एक से अधिक मानक समय रेखाएं। देखो वो तो आपकी 180 डिग्री तो पर्टिकुलर सभी देशों की है, ठीक है, 180 डिग्री, लेकिन हर एक देशों की भी तो मानक समय रेखा होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारी घड़ी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक से अधिक जो मानक समय जो जिन देशों के द्वारा लिए गए हैं, बनाए गए हैं, उनमें आ जाते हैं। जैसे आपका रूस है, बिकॉज ये एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। इसके अलावा आपका यूएसए है, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर यूएसए है और रूस है। इनके अलावा फ्रांस है आपका, ठीक है, फ्रांस आ जाता है। तो फ्रांस में भी जो है एक से अधिक समय रेखा मतलब जो मानक समय है वो माना गया है, ठीक है। तो फ्रांस, यूएसए, रूस है और एक कनाडा भी है इसके अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण 4 कंट्रीज है जिनके द्वारा क्या है एक से अधिक मानक समय माने गए। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और लाइक तो कर ही देना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहे, पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।